आज हम लोग जानेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब एंटी, इसको क्लासिफाई करिए तो क्या होता है एंटी, क्या आता है एंटी, एंटी प्लस हाइपरटेंशन। तो एंटी मतलब क्या होता है अपोज, हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया हाइपर, इसको भी क्लासिफाई करके देखिए। तो हाइपर टेंशन, टेंशन मतलब क्या हो गया, टेंशन मतलब हो गया तनाव। हाइपर मतलब ज़्यादा है, उसमें क्या हो जाएगा कि ज़्यादा तनाव हो जाएगा और जो हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी, हार्ट उतनी सफिशिएंट मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन। मतलब क्या है कि हाइपरटेंसिव ड्रग हम उसको यूज कब करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो उस समय में हम जो दवा लेंगे, जो ड्रग्स लेंगे, उसको क्या बोलेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो अब समझते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इट इज़ द कंडीशन इन विच सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव हो जाएगा कब, कितना से, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, ये कितना हो जाएगा 140/90 से mmHg से अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन हो जाएगा हाइपरटेंशन का कंडीशन। जबकि नॉर्मल का कंडीशन कब होता है, नॉर्मल होता है जब 120/80 mmHg रहता है। मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया हाइपरटेंशन, यहाँ पे सिस्टोलिक कौन सा हो गया, ये 140 क्या है सिस्टोलिक, और ये डायस्टोलिक कितना है 90। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या हो गया इसेंशियल और सेकेंडरी नॉन इसेंशियल। तो जो प्राइमरी जो केसेज होता है वो 90 से 95% केस जो होता है वो होता है क्या चीज़ का, प्राइमरी केसेज होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई सिम्टम नहीं होता, नो स्पेसिफिक कॉज होता है, कोई कारण नहीं होता है उसका। इसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक सिस्टम बोलते हैं, आइडियोपैथिक कंडीशन भी बोलते हैं। और सेकेंडरी जो होता है नॉन इसेंशियल, इसका इसमें जो होता है, जो नॉन एसेंशियल होता है, जो सेकेंडरी होता है, इसमें कुछ कारण होता है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब पता चल जाता है कि इस कारण से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और ये डिपेंड किसके पे करता है, ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो हमारा डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट कितना हो रहा है और टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे, इसी पे डिपेंड करता है। अब आगे आते हैं फिजियोलॉजिकली, मतलब फिजियोलॉजिकली क्या है कि कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस आर कंट्रोल्ड बाय बैरो रिफ्लेक्सेस। तो बैरो रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि बैरो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, वो क्या करता है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं क्या, बैरो रिफ्लेक्सेस। तो और ये मीडिएटेड कहाँ से होता है, एएनएस से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। और दूसरा कंडीशन क्या है कि रेनिन एंजियोटेंसिव एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, जिसको बोलते हैं रैस सिस्टम, इससे कंट्रोल होता है हमारा कौन सा, कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कंट्रोल होता है। अब आते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट नेशनल कमेटी, ज्वाइंट नेशनल कमेटी क्या है कि ज्वाइंट नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिका है, इस अमेरिका में ये एक संस्था है जो क्या करता है कि हमेशा वो रिसर्च करते रहता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर के बारे में कि कैसे होता है, हर चीज़ बॉडी के हर चीज़ के बारे में, हेल्थ के से रिलेटेड। तो वो जो ये जो बताया, ये जो जॉइंट नेशनल कमेटी के अकॉर्डिंग क्या है कि वो मेनी स्टेजेज ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का अलग अलग स्टेज है कि कौन से स्टेज में कब कौन सा स्टेज हो रहा है बॉडी में। तो स्टेजेज में उसको डिफाइन कर दिया। तो जिसमें देखिए नॉर्मल कब होता है, जब 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से कम और 120 के बराबर, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 80 और 80 के बराबर। अब तो वो क्या, कौन सा कंडीशन हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन। प्री हाइपरटेंशन में कितना होना चाहिए सिस्टोलिक 120 से लेके 139 के बीच में होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 80 से 89 के बीच में। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब होता है, जब ये 140 से 159 के बीच में होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसको क्या बोलते हैं स्टेज 1 कंडीशन। और डायस्टोलिक कितना है 90 से 99 के बीच में। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है जब 160 160 से, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 160 से बढ़ जाएगा और उसके बराबर भी रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और डायस्टोलिक कब होना चाहिए 100 से ज़्यादा और 100 के बराबर। तो वो जो कंडीशन जो आएगा तो उसमें क्या होगा, वो ये जो कंडीशन हो जाएगा तो वो कंडीशन हो जाएगा स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो अब आगे आते हैं कि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये जो रेस्ट सिस्टम है, ये सब जो एक्टिवेट कंट्रोल करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम सब डिटेल में जानते हैं। रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है उस पर कैसा रिस्पॉन्स ये मीडिएट कर रहा है, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या कर रहा है, ये देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गए चाहे ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो क्या करता है कि हमारा बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करने की कोशिश करती है, वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है कि अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो चाहे कोशिश करेगी कि हम उसको नॉर्मलाइज करें। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या करेगा कि वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये बीटा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, जबकि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में, और अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, स्मूथ मसल में। तो ये क्या करेगा, इसका एक्टिवेशन को बढ़ा देगा। और जब बीटा 1 रिसेप्टर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या होगा, जब एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 1 एड्रेनो रिसेप्टर, जब अल्फा 1 एड्रेनो रिसेप्टर जब हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में, और इसका जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। और जब पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो इसी तरीक़ा से क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि हमारा रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और रीनल ब्लड फ्लो क्या हुआ कि हमारे जो किडनी में ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा किडनी है वो सीक्रेट करना शुरू कर देता है रेनिन। तो रेनिन जब सीक्रेट करता है तो वो क्या करता है कि हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम को एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट कर देता है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। और देखिए, जब हमारा एंजियोटेंसिन 2 जब बढ़ रहा है तो ये एक काम और करता है, क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देता है। और जब एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो हमारा कहता है क्या, ये काम क्या करेगा कि सोडियम और वाटर का डिटेंशन करना शुरू कर देगा। और जब सोडियम और वाटर का डिटेंशन हमारे बॉडी में जब शुरू हो जाएगा तो ये इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, है कि नहीं। और ऐसे ही क्या, इसी तरीक़े से क्या होता है कि जब हमारा किडनी में ब्लड फ्लो कम होता है तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये हमारा डिक्रीज कर जाता है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि ये हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये हो गया कि हमारा जो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन हमारा किडनी का जो दोनों नेफ्रॉन है, जिससे क्या होता है कि एक वो फिल्ट्रेट करता है, हमेशा वो फिल्ट्रेशन करते रहता है। तो वो जो फिल्ट्रेशन रेट है उसका क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना शुरू कर देता है। और जब फिर सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा इंक्रीज कर जाएगा ब्लड प्रेशर। देखिए, ये जानना हमें क्यों ज़रूरत था, ये जानना हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जब हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है तो हमारा बढ़ता कैसे है। तो ये जब हम कंडीशन समझेंगे कि हमारा इस कंडीशन से अगर बढ़ रहा है, मतलब अलग अलग कंडीशन से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कारण हमारा ब्लड प्रेशर को कम करे। तो अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमको कम करना है, तो हमारा बढ़ कैसे रहा है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो बीटा 1 रिसेप्टर, एड्रेनो रिसेप्टर है वो एक्टिवेशन हो रहा है, तो फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो हमको एक समझ में आया ना कि हमारा ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ पे नीचे देखें कि रीनल ब्लड फ्लो हमारा कम हो जाता है। और जब रीनल ब्लड फ्लो कम होता है तो क्या होता है कि रेनिन सीक्रेट करना शुरू करता है, जिससे कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब जो कुछ सिस्टम जो देखें कि कैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब हम ये सोचेंगे कि हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता होगा, या तो रेनिन सीक्रेट करना ज़्यादा सीक्रेट करने लगता होगा, जिससे कारण एल्डोस्टेरोन 2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता होगा, जिससे कारण पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये सब जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारा क्या करता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो अब हमको ज़रूरत क्या है कि हमको ब्लड प्रेशर को कम करना है। तो हमको अगर कम करना है तो हम ये क्या क्या कर सकते हैं कि हम जो बढ़ रहा है उसको हम कम कर दें। अगर मान लीजिए रेनिन सीक्रेट हो रहा है, इसको हम बंद कर दें, कब ब्लॉक कर दें, इसको नहीं बढ़ने दें। इससे क्या होगा कि हमारा इधर का आगे का जो हमारा जितना भी काम है वो बंद हो जाएगा, जिससे कारण हमारा ब्लड प्रेशर
कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी ब्लॉक कर देंगे तो आगे कुछ होगा ही नहीं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कंडीशन है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, रेनिन सिक्रीट हो रहा है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, का एक्टिवेशन हो रहा है, उसके बाद एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, जिसके कारण सोडियम वाटर का रिटेंशन शुरू हो रहा है। अब वो क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। तो ब्लड वॉल्यूम क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है। तो ये जो हमारा जो कुछ कंडीशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अलग अलग जगहों को। तो ब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, उसके हम ब्लड प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे दवा है, बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आता है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या है कि डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है कि ये डायूरेटिक्स क्या करेगा कि हमारा जो है ना, ये क्या है कि ये हमारा यूरिन का फॉर्मेशन शुरू करेगा, बढ़ा देगा, और इसी कारण क्या होगा कि हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन जो हो रहा था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था और जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, ये होना बंद हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था वो बंद हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिम्टम है, कैसे काम करता है। तो इसमें क्या क्या आता है, थायजाइड आता है, हाई सेलिंग डायूरेटिक्स आता है, पोटेशियम एस्पायरिंग डायूरेटिक्स आता है। तो थायजाइड में क्या क्या आता है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथैलिडोन, इंडिपामाइड, ये जो ड्रग्स है ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है, थायजाइड का है। अब आता है हाई सेलिंग डायूरेटिक्स, तो उसमें कौन सा आता है, फेरोसामाइड, टोरसामाइड। अब आता है पोटेशियम एस्पायरिंग डायूरेटिक्स, एस्पेरिनोलैक्टोन, एमिलोडाइड। अब देखिए यहाँ पे जब हम थायजाइड लेते हैं ना, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे, देखिए हर दवा का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है कि नहीं। तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात कर देख लेते हैं कि जो थायजाइड होता है, क्या होता है कि ये जो ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है कि पोटेशियम की जो हमारे बॉडी में है वो लेवल कम हो जाता है। जब पोटेशियम की लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ये हम ले लेते हैं इस कॉम्बिनेशन में, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पोटेशियम की कमी हो रही थी वो मेंटेन कर लेता है कि नहीं। ये दवा है। अब आगे आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है उसको कैसे इनहिबिट कर रहा है, तो वो कौन कौन सा दवा है, एस इनहिबिटर में कौन कौन सा आता है, कैप्टोपिल्स, इनेलाप्रिल्स, रामीप्रिल्स, फोसिनोप्रिल्स। ये सब जो ड्रग्स है ये है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर का। अब आगे आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो बन रहा था, एंजियोटेंसिन जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या होता था कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको हम ब्लॉक कर देगा। तो ये कौन कौन सा दवा है, लोसार्टेन, वेलासार्टेन, कंडिसार्टेन। अब आगे आते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये जो रेनिन जो प्रोडक्शन होता था, जब हमारे किडनी में ब्लड फ्लो जो कम हो रही थी, वो क्या कर रहा था कि रेनिन को सिक्रीट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। उसमें कौन सा है, एलिस्किरिन जो है ये कौन सा दवा है, रेनिन इनहिबिटर है, डायरेक्ट रेनिन को ये जाके ब्लॉक कर देगा। अब आगे आते हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर। तो इसमें कौन कौन सा दवा आता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या था कि ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो बढ़ रहा था, तो क्या होता था कि ये बीटा 1 रिसेप्टर को बढ़ा रहा था, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में, और वही अल्फा 1 को भी बढ़ा रहा था, क्या कर रहा था, जहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में। तो ये जो बढ़ा रहा था, तो ये हम उसको ब्लॉक कर देगा, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जैसे देखिए बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है ना, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। इसमें कौन कौन सा दवा आता है, प्रोपेनोलोल, मेटेप्रोलोल, एटिनोलोल। ये जो दवा है कौन सा है, ये डायरेक्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर जो है उसको जाकर ब्लॉक कर देगा। अब आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या करेगा, अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देगा। ये कौन सा दवा है, लेविटेलॉल, कार्बिडिटॉल। ये जो दवा है ये क्या करेगा कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जाकर ब्लॉक कर देगा। ये क्या है, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक। तो सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक में क्या है, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। ये जो दवा है ये क्या करता है, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक की तरह काम करता है। अब आगे आते हैं अल्फा ब्लॉकर। ये क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर जो था, अल्फा कहाँ प्रेजेंट था, स्मूथ मसल में, तो उसको जाके ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये इसमें क्या क्या कौन कौन सा आता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फिंटोलामाइन। ये जो दवा था ये क्या था, अल्फा ब्लॉकर्स। अब आगे आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों ज़रूरत है हाइपरटेंशन में, क्योंकि जब कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है ज़्यादा ब्लड में, तो वो क्या करता है, वो भी हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो जैसे आता है क्या, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन।
तो दूसरा आता है क्या, डाईहाइड्रोपिरिडीन। तो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन में कौन कौन सा आता है, फिनाइल एल्काइल अमाइन। तो फिनाइल अल्काइल अमाइन जो है इसमें ये है वेरापामिल, और बेंजोथाइजेपिन इसमें आता है डेल्टियाजेम। ऐसे ही डाईहाइड्रोपिरिडीन में कौन कौन सा दवा आता है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, ये सब जो ड्रग्स है कौन कौन सा कैटेगरी का ड्रग है, डाईहाइड्रोपिरिडीन। ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक कर देता है। अब आगे आते हैं वैसोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर क्या करेगा कि हमारा ब्लड वेसल को बढ़ा देगा, डायलेट कर देगा, बड़ा कर देगा। तो आर्टियोलर डायलेटर और आर्टियोलर वेनोडाइलेटर। तो आर्टियोलर डायलेटर में क्या आता है, हाइड्रोलाजीन मिनॉक्सिड्रिल। एंड आर्टियोलर वेंटोडाइलेटर में क्या कौन सा आता है, नाइट्रोपिरूसाइड सोडियम। ये जो दवा था ये क्या चीज़ के लिए था, वैसोडाइलेटर के लिए। तो ये जो जितना हम लोग अभी पढ़े हैं ये सब क्या पढ़े हैं, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़े हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में जान लिए। तो आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं। और देखिए जितना भी ड्रग्स पढ़े हैं सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स रिएक्शन होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है, कैसे काम कर रहा है बॉडी में। जो दवा हम खाते हैं वो हमारे दवा बॉडी में कैसे एक्शन करता है, और बॉडी का दवा पे क्या रिएक्शन होता है वो भी हमको पढ़ना है, समझना है। तो इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इस सब के बारे में। तो आज इतना ही पे, इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।